जब मुझे किसी ने बताया था तो मेरे लिए बहुत ही आई ओपनिंग थी। आई ओपनिंग समझते हैं? तो उससे मुझे बहुत क्लियर हुआ। हाँ। एक बंदे ने मुझे बताया कि दो वर्ड हैं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक है प्रायश्चित और एक है पश्चाताप। क्या क्या? जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा। उसमें से निकल के आइए। प्रायश्चित और पश्चाताप बोलिए। प्रायश्चित और, हाँ, इन दोनों में डिफरेंस ये है, उन्होंने बताया मुझे कि एक में तो हमको लगता है कि हम ठीक ठाक हैं और हमसे कोई गलती हो गई, जैसे वो बच्चे कूद के आ गए, या मम्मी को मैंने सॉरी बोल दिया, मतलब डांट वाट दिया, या मेरी रिंपी से लड़ाई हो गई। और एक में सचमुच में आपको लगता है यार मेरे से ऐसी गलती एक बार हुई है तो हो सकता है बार बार हो, इसको मैं कैसे ठीक करूं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक में आप सॉरी बोल देते हैं, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी सर। इसको वो बोलते हैं इस तरह से, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे ना, वो जब कविताएं लिखते थे तो जहां जहां उनसे मिस्टेक हो जाती थी वो उसको काट करके उसको पत्ती या तितली या फूल बना देते थे। क्यों? ताकि सुंदर लगे। हम भी अपनी मिस्टेक्स को पत्ती फूल बना देते हैं। कैसे? सॉरी सर, गलती हो गई सर, दोबारा नहीं होगी सर। और हम कहीं ना कहीं बेस लाइन में ये मानते रहते हैं कि हम तो अच्छे लोग हैं। मैंने पता है मम्मी से क्या कहा शुभी, और ये चीज आप कहिएगा नहीं, मैंने मम्मी को कहा आप वाली बात। इन्होंने मुझे सलाह दी थी कि पेरेंट्स को हफ्ते में या 15 दिन में एक बार पेरेंट्स को बुलाइए। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा अभी तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने कहा मैडम अगर बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो बंद कर दीजिए, कल से भेजना। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। मैंने कहा आप एक काम करिए, आप सर के साथ आ जाइए या शुभी के साथ आ जाइए और मैं चेक करूंगा कि आपके बिहेवियर में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। क्योंकि मुझे बोलती हैं, मुझे गिल्ट आना शुरू हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर में कमी है। मैंने कहा हो सकता है आपके अंदर कमी हो, उसको ठीक किया जाए। नहीं नहीं नहीं, आप उसको ही ठीक कर दीजिए। हर माँ बाप को ये लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर में कमी है, हम तो ठीक हो चुके हैं। और हर बच्चे को भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है मैं तो ठीक ही हूं। लेकिन कल की घटना ऐसी हुई, सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया है। दो तीन तीन दिन से बच्चे हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर मैंने ठीक से लगा नहीं रखा। 3 बार बच्चे आ चुके, वो 7th के 9th के बच्चे जो खान एकेडमी करते हैं। मुझे बहुत खराब लगता है, तो मुझे गुस्सा आई। मैं कल कल मैं सुबह निकला, 3 मकान यहाँ देखे, 2 मकान वहां देखे, और फिर मुझे एक तरह की हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस समझते हैं? हम्म। चलो मैं इतना बड़ा डॉक्टर हो गया हूं, इतना कमा रहा हूं, एक मकान नहीं मिल रहा है मेरे को। गया 3 मकान में गया, ऐसे जैसे नहीं शनि महाराज का जो चंदा मांगने जाते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। और एक को पूछा मकान, नहीं नहीं। मुझे गुस्सा आई बहुत जोर से। चला गया, मैं स्कूल गया। स्कूल में मेरा मन बहुत शांत रहता है, बच्चे होते हैं बच्चों के साथ। फिर वहां से कर करा करके पहुंचा मैं सेंटर। सेंटर में दिमाग मेरा खराब हो जाता है, वही अल्ट्रासाउंड वही अल्ट्रासाउंड। और जैसे मैंने देखा स्टेपलर, मैंने 3 महीने से बंसल जी को बोल रहा हूँ स्टेपलर बदलिए, टूटा हुआ है। मैंने कहा बंसल जी स्टेपलर क्या कर रहे हैं, स्टेपलर पुराना हो रखा हुआ है यहाँ पे। मेरी हालत कैसी हो गई? अवस्थी मैडम जैसी, या नागार्जुन मैडम जैसी, कोई भी मैडम ले लीजिए जिनको परेशान रहते हैं सब। मैंने ऐसा टैंट्रम दिखाया, ऐसा टैंट्रम दिखाया कि आप विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर मुझे रिम्पी आई, बोलती है ये क्या आशु, तुमको तो गुस्सा आता नहीं है? तो क्या हुआ? फिर मुझे ये लग रहा है, फिर मुझे थॉट में आया कि यार स्टेपलर के लिए गुस्सा आया मेरे को। क्यों गुस्सा आया? और मेरे गुस्से से रिम्पी को भी गुस्सा आ गया। तो उसने रेस्ट लेने के बजाय फट से अल्ट्रासाउंड करना शुरू कर दिया। थका मतलब 2 घंटे करने के बाद थक जाते हैं, करना शुरू कर दिया, करे करे करे। वो गुस्सा हम लोगों का करीब खत्म हुआ 4 घंटे बाद। और ऐसे जितने भी एपिसोड मेरे साथ होते हैं, मुझे पश्चाताप करने का मन नहीं करता कि मैं सॉरी बोल दूं किसी को और खत्म कर दूं। बिकॉज मेरे लिए क्या है, इट्स लाइक फिट। आम आदमी के लिए लगेगा चलो यार, जैसे फादर हैं, फादर मान लीजिए गुस्से में किसी को पीट देते हैं,
तो उनको लगेगा ठीक है बच्चे की गलती थी, हमने पीट दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे उस दिन 11th क्लास में मेरे को बहुत जोर से गुस्सा आया था, आप नहीं थे ना, तो मैंने लेक्चर इसको बंद कर दिया। मैंने कहा चलो हम लोग टाइम पास के बारे में बात करते हैं, जो आप लोग टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हर एपिसोड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट इनटू अ प्रायश्चित। प्रायश्चित मतलब होता है मेरी नॉर्मल स्टेट जो समझदारी की है वो अभी भी इतनी समझदार नहीं है, इसलिए गुस्सा आता है। गुस्सा नॉर्मल चीज नहीं है। गुस्सा जो एक तरह का बीमारी है और वो मुझे है। तो मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूं बिकॉज एक चीज तो ये सब हम लोग जान लें कि जो हमारे बिहेवियर का इंप्रूवमेंट है वो धीमे धीमे आएगा, लेकिन तभी आएगा जब हम चाहेंगे। ये सबके अंदर नहीं आएगा। जैसे अभी छोटा है वो आदित्य, छोटा है। आदित्य गए यहां से, आज क्यों नहीं आने दिया आदित्य ने आपको? लेट कल नहीं आने दिया। तो इनको बोलता है कि वहां जाकर क्या करोगे तुम? सर तो ये सब बातें बोलते हैं। मैंने अनिल से पूछा अभी भी, अनिल आप यहाँ जो आते हैं क्यों आते हैं यार? कुछ फायदा वायदा होता है? आप बताइए, इतने दिन से आप लोग आ रहे हैं, कुछ फायदा वायदा होता है? पता है आप दोनों और आप तीनों में और इसमें फर्क ये है, इस लड़के के पापा किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं भेजते इसको, और आप तीनों के पापा मम्मी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ भेजते हैं। एक एक रुपए जो खर्च कर रहे हैं उनको लगता है एक एक रुपए से ऐसा हो जाए, फट से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। इनके साथ बड़े खुश हैं इनके पिताजी, बोलते हैं अरे वो तो फैन हो गया आपका, वो तो लुक फॉरवर्ड करता है कि शाम को कब जाऊंगा। बहुत कम एक्सपेक्टेशन होने से आपको इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखाई देती है। ये इन्होंने मुझे जवाब दिया था कि सर मैं आता हूं, कुछ इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन क्या होता है यही तो मैं समझा नहीं पाता हूं। और मुझे आपके अंदर और आपके अंदर में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है जो पेरेंट्स को नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेरेंट्स को माफ कर दें बेचारों को। क्यों? उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको खर्चा करना पड़ता है। हम आप उनसे उधार ले रहे हैं, एक एक रुपए उधार ले रहे हैं। मेरे पिताजी ने पिछले 4-5 महीने से बातचीत नहीं की, आज फोन किया, बोलते हैं तुम्हारी मम्मी की तरफ से तुमको हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा थैंक यू पापा जी, और टाइम मिले तो माँ को फोन कर लेना। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लूंगा। और फिर मेरे घर से फोन आया, तो मेरी बहन ने मुझे बात की लेकिन मम्मी ने बात नहीं। क्यों नाराज है वो? और नाराज क्यों है? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं इलाहाबाद जाके रहूं, और इलाहाबाद रहूंगा तो क्या दिक्कत है? रहूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाली अल्ट्रासाउंड करना है, बच्चे बच्चे नहीं आएंगे घर पे। और मेरी पिछले 10 साल से लड़ाई हो रही, मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, वो लोग चाहते हैं अल्ट्रासाउंड का सेंटर खोलो। तो मैं उनको माफ कर रहा हूँ 10 साल से, माफ करते करते घर से दूर आ गया हूँ। आप भी ये सोच के रखिए कि माँ बाप को अपने साथ रखेंगे। मेरा ये कहना है पेरेंट्स के लिए कि जब मेरा मकान अभी नहीं है, थोड़ा और बड़ा बनेगा तो मैं उनको लेकर आऊंगा। राजू वेंकटरमन एक बंदा है जिसको मैंने पहली बार देखा, उसके घर में खूब बड़ा सा मकान है उसका, 2-3 एकड़ का मकान है। उसमें पीछे स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड है, और घर भी बहुत बड़ा सा है। उसमें राजू की पेरेंट्स भी रहते हैं, ही इज अ बिग बिग बिजनेसमैन, और उनकी वाइफ की भी पेरेंट्स वहां रहते हैं। कभी देखा है कोई घर जिसमें सास ससुर और समधी समधन दोनों रहते हो? लेकिन वो बंदा रहता है, और भाई सुविधाएं भी हैं उसके घर में, करीब 6 नौकर हैं, पूरा घर सेंट्रली एसी है, और दे आर ओल्ड पीपल। तो मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ बार बार? क्योंकि बेचारी आज हैप्पी बर्थडे के मूड में आई थी, मैंने सैड कर दिया इसको। आई एम सो सॉरी यार, सच्ची। लेकिन इस साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं आप लोगों को कि बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हम तभी ला सकते हैं जब इसको हम मैथमेटिक्स या इंग्लिश की तरह जुट करके काम करें। आजकल मुझे सपने आते हैं बहुत ज्यादा पैसे को लेकर, कि मैं कैसे कैसे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करूंगा जिसमें बच्चे आकर के आराम से अपने खान एकेडमी देख सकें, आराम से वीडियो देख सकें, उनको जाकर के वहां पर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ना करना पड़े। तो जैसे पैसे के लिए मैं बहुत कॉन्शियसली कॉन्शियसली समझते हैं, ध्यान मतलब एक्स्ट्रा ध्यान नहीं, बट हाँ, अगर कोई छोटी मोटी गलती हुई तो उसको कैसे ठीक करें। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी पूरी सैलरी का 80% लॉक कर देते हैं। क्यों? कि हो सकता है अगर 2 साल बाद हम लोग को पूरी तरह से जॉब छोड़ना पड़े, ताकि हम अपना काम चालू करें और कहीं से पैसे ना आए। तो
इसी तरह से आपको बहुत कॉन्शियसली एक एक स्टेप पे अपने आप को ध्यान देना पड़ेगा, और उस चीज में एक बड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जैसे आपकी मम्मी को भी ये दिक्कत है कि बहुत उल्टा जुबान चलाते हैं, है ना? अ, तो इस चीज को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि पेरेंट्स को हम लोग बिना जाने बुझे जो उल्टा जुबान चला देते हैं, ये धीमे धीमे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कल से जाके इसको डिलीट करें प्रोग्राम को, बिकॉज ये बहुत महंगा। ये जैसे जीनी का देखा था आपने आज, जीनी के एपिसोड में क्या दिखाया आज उसने दिखाया कि जिन आपकी इच्छाएं तो पूरी करता है, लेकिन आपका खून चूसते रहता है। वो गया था मारने उनको, तो एक बंदा एपिसोड में गया जीनी को मारने के लिए, तो जीनी ने पकड़ करके उसको सुला दिया, उसकी हाथ वाथ बांध दिए और उसको सपने में भेज दिया। सपने में जो जो चाहिए था सब मिला उसको, उसकी माँ मर गई थी, वो थी, उसका भाई था जो जॉब कर रहा था, और उसकी वाइफ थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, शादी, सब कुछ अच्छा अच्छा था, लेकिन वहां रियल बॉडी जो उसकी थी उसमें से खून चूसता रहता था। ऐसे ही हम अपने पेरेंट्स से जो कुछ भी ले रहे हैं उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं अगले जन्म में, इसी जन्म में, इसी जन्म में आप पेरेंट्स बड़ी बीमार प्रजाति है। मैं खुद पेरेंट हूं इसलिए बोल रहा हूं। हम दोनों की लड़ाई होती है, रिम्पी और मेरी। रिम्पी बोलती है इसको क्यों पिक्चर देखिए इतना, आंख खराब हो जाएगी। क्यों आंख खराब हो जाएगी यार? फिर सुबह मैं और शीश क्या करते हैं, रात को जब रिम्पी थोड़ी सी सो जाती है तो मैं शीश बोलेगा मम्मी चेक करने के लिए, बोलेगा सो गई बड़े पापा, चालू करें? मैंने कहा हाँ चालू करते हैं। हम लोग बेसिकली पेरेंट्स डरपोक होते हैं बच्चों को लेकर के। ये डर जायज नहीं है, ये नाजायज है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि भौंकने वाले पेरेंट्स जो हैं वो डर रहे हैं बेचारे, इसलिए आपको उनके साथ मकान मालिक की तरह पेश आना पड़ेगा। हमारे मकान मालिक हर 2-2 मिनट पे आते रहते हैं, क्या खीला ठोका आपने, क्या किया? ऐसे ही आप लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, धीमे धीमे शुरू करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दोपहर को या शाम को जब भी आराम करना हो तो सोएंगे नहीं। सोने से दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग। कैसे करते हैं उसको बताइए? कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि अब इस उंगली को धीमे धीमे आप फोल्ड करिए, बहुत धीमे। नहीं, आप पता है इसमें अगर धीमे धीमे फोल्ड करते हैं तो आपको फील होगा अलग अलग मसल फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन। टक 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 टक। बुद्धिस्ट मॉन्क वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। ये चीजें मैं कराना चाहता हूं आप लोगों को शिविर में, जिसमें कि आप लोग 4 घंटे के लिए हमारे साथ रहें और उसके असर आते हैं कि आपके चेंजेस आते हैं। बिकॉज ये जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं, सुनते हैं, बीच बीच में मैं कहानियां बताता हूं ताकि आप बोर ना हो जाएं, बट रियल स्टफ मैं आपको अभी भी नहीं बताता हूं, क्योंकि रियल स्टफ आप सुनेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। आज मैंने एक चीज पढ़ी, मैंने देखो अरे भी यार मैं तुझे बता दूंगा तो तू पागल हो जाएगी, लेकिन वही सब बातें, तुम अच्छी अच्छी बातें बताओगे बस। प्रायश्चित और पश्चाताप में फर्क ये है, ठीक है अभी गुस्सा आया, वो ऐसा क्यों बोला। आज उस बंदे ने मुझे 3 केसेस थे, तीन एक्सरे, एक एक्सरे, एक अल्ट्रासाउंड और एक सीटी स्कैन, तीनों की रिपोर्ट जो मैंने की थी मैंने 2 दिन बाद बदल दी। डॉक्टर ने कहा इसमें क्या रिपोर्ट बनाया, कुछ और रिपोर्ट है मेरे हिसाब से, मैंने बदल दी। तो हेड ऑफिस से फोन आया मुझे कि अल्ट्रासाउंड में आपने क्यों बदल दिया, क्या आपने पहले मिस्टेक की थी? मैंने कहा नहीं, उसमें पहले पस जमा था, तो पस जब निकाल दिया दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो मुझे अलग दिखाई दिया, तो वो चेंज किया। बोलते अच्छा ठीक है। और सीटी स्कैन, मैंने सीटी स्कैन के लिए कहा यार उसका मुझे क्लियर नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो मैनेजर है, वो डॉक्टर नहीं था, मुझसे हिसाब किताब कर रहा है। मैंने कहा उसको बाद में बताऊंगा, और बताइए। फिर एक और बीमारी थी उसमें, उन्होंने कहा कि और थर्ड एक्सरे, मैंने कहा एक्सरे तो डॉक्टर से पूछकर किया था, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन फोन रखने के बाद मुझे गुस्सा और डर दोनों आ रहा था कि यार पता नहीं यार, हेड ऑफिस में गया है, कंप्लेन होगी मेरे खिलाफ, प्रमोशन रुकेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन इतनी देर में मेरा मन काफी शांत हो गया। आज बिकॉज ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, लेकिन ये बहुत जरूरी एक्सरसाइज है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है उस समय आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब गुस्से के बाद आप क्या करते हैं,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर गुस्से के बाद हम उसको बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं, अरे चलो यार कुछ नहीं यार, अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। लेकिन जिस समय गुस्सा आता है उस समय हम सामने वाले को ब्लेम कर देते हैं कि मेरे भाई ने मुझे पीटा इसलिए मुझे गुस्सा आया, या मेरी मम्मी ने मुझे गुस्सा किया इसलिए मुझे गुस्सा आया। नहीं, हमको गुस्सा इसलिए आया क्योंकि हम गुस्से के लिए वल्नरेबल हैं। क्या है वल्नरेबल मतलब? हाँ, एक तरह से हाँ। जैसे पेट्रोल और पानी दोनों में ज्यादा वल्नरेबल कौन सा है जलने के लिए? हाँ, तो क्या है पेट्रोल में जो जो पानी में नहीं है? उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी टू गेट फायर्ड। ऐसे ही हम सब गुस्से के लिए क्या है? वल्नरेबल टू गेट एंग्री। और जहां पर भी मौका मिलेगा, जैसे आप अगर आपने वो देखी है पिक्चर आमिर खान की, जिसमें वो पागल भूल जाता है सब कुछ, उसमें मजा आया था जब उसने मारा था थोड़े से गुंडे को, अच्छा लगा था ना? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर में गुस्से की वल्नरेबिलिटी है, हमको मजा आता है, गुस्सा जहां मिले वहां हम करना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम खराब हैं इसलिए, ये हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का पार्ट है। हमारी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है उसमें जब गुस्सा आता है तो हम लोग को एक तरह का मजा आता है। इसीलिए हम, गीता में लिखा गया है वी लाइक स्पाइसेस, मिर्च वाले खाने, गर्मा गर्म खाने, या थोड़ा सा और मिर्च डालो, चटनी, तीखी चटनी डालो। तीखी चटनी नहीं है वो क्रोध है जो हमको मजा आता है। जब यहाँ जुबान में चक 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 होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी बहन को बहुत पसंद है, चुपके से डाल देती है कभी कोई मिर्च। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब गौतम बुद्ध बन जाइए, शांत हो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं खाली ये कह रहा हूं, अगर आप गुस्से के लिए वल्नरेबल नहीं रहेंगे तो आपका कंसंट्रेशन, एवरेज कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। जो नॉर्मल लोग मिस कर जाएंगे आप देख लेंगे, ये किताब नॉर्मल आदमी मिस कर जाएगा, उसको लगेगा ठीक है एक और अच्छी किताब है, लेकिन आप देख लेंगे इसमें कुछ गहराई है आपके सामने। मेरी मम्मी एक बार, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, अब फिर चालू करेंगे, ठीक है? मेरे पिताजी कमाते होंगे करीब काफी पैसा, साल में 30 40 50 लाख रुपए कमाते होंगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, मुन्ना कुछ पैसे दोगे घर के खर्च के लिए? नहीं, मम्मी मम्मी से बुलवाया, कहती हैं पैसे चाहिए। मैंने कहा पैसे, हाँ ठीक है दे देंगे। ऐसा पैसे पैसे मांगते रहते, माँ बाप खाली पैसे मांगते रहते, पैसे मांगते रहते हैं। फिर मैं टालते रहा, फोन नहीं उठा रहा था मैं शाम तक, क्या करेंगी पैसे मांगेंगी। शाम को फिर पिताजी का फोन आया दुबई से, पैसा देना है तो दो साफ साफ, नहीं तो मना कर दो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो मुझे लगा सचमुच में इनको पैसे चाहिए। मम्मी तो ऐसे टाइम पास मांगती रहती है, तो पापा को सीरियसली चाहिए होगी। बताया था मैंने ये चीज? नहीं। फिर पापा से मैंने पूछा कितने पैसे चाहिए पापा, तो पहले बोला था उन्होंने 60,000 रुपीज। तो बाद में बोलते हैं कि और दे सकते हो। मैंने कहा कितना? बोलते हैं 1 लाख। 1 लाख यार, पूरे 6 महीने में, साल भर में इकट्ठा करो तब जाके 1 लाख रुपए इकट्ठा होता है। तो लोन ले रहा हूं मैं, वापस कर दूंगा तुम्हें अगले महीने। तो मैंने पूछा लेकिन क्या हुआ पापा, लोन ले रहे हैं आप? बोलते हैं डॉलर का रेट बढ़ रहा है और उनको सैलरी मिलती है डॉलर में, वो फॉरेन रहते हैं, तो अगर वो डॉलर को एक्सचेंज कर देंगे रुपीज में तो बहुत घाटा होगा। तो उन्होंने कहा जब रेट थोड़ा गिरेगा गिरेगा तब मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तब मुझे लॉजिक समझ में आया, इसमें क्या थी, रैशनैलिटी थी। हम लोग डिस्कस करें ना आजकल, रैशनैलिटी, रैशनैलिटी थी। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं आपको आज ही डलवा दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने चेंज करा दिया, ट्रांसफर करा दिया। फिर अगले महीने पापा ने उनसे पूछा क्यों पैसे वापस चाहिए? मैंने कहा नहीं मत दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि बचपन में ऐसे मैंने ढेर सारे पैसे लिए हैं और मैंने कभी पूछा उनसे, आज बड़े होकर पूछा है उनसे कि मैं वापस चाहिए पिताजी कुछ पैसा? हम तो ये मान के बैठे हैं कि ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने देखा है मेरी दादी पार्शलिटी करती है, पापा को कम फेवर करती है और बाकी चाचाओं को ज्यादा फेवर करती है। लेकिन मैंने ये भी देखा बाकी चाचा लोग गरीब हैं, पापा पैसे वाले हैं। तो ये पार्शलिटी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स मतलब एक विकृत परेशान जीव, और वो हमको हेल्प करता है हमारी वल्नरेबिलिटी को चेक करने के लिए।
तो जब आप पेरेंट्स को देखें ना, तो खाली ये ना देखें कि यार ये हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, अपने लिए तो गहना खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, चांदी खरीद रहे हैं, मेरे लिए ये नहीं कर सकते। खाली ये भी रखे कि यार बेचारा मुझे पाल रहा है, बताओ, चाहता नहीं रहा होगा कि मैं पैदा हूं, फिर भी मैं पैदा हो गया। चाहते, ज्यादातर पेरेंट्स चाहते रहे होंगे हम लोग पैदा हों, आपको लगता है? हाँ, चाहते थे, चाहते थे। हाँ। दो तीन कारण से बच्चे पैदा करते हैं पेरेंट। नंबर वन, एनी गेस? हाँ, बुढ़ापे का सहारा, और एस सेंटर। हाँ, एस सेंटर। आजकल तो इतने तरीके हैं कि आप बच्चे ना पैदा करें। अपूर्वा, सोशल सोशल प्रेशर, बांझ बोलेंगे, बांझ हैं, इज्जत नहीं रहेगी। अब मेरे यहाँ सेंटर में, अब मेरा ड्राइवर बोलता है, मैनेजर, अब सर आप मारुति 800 छोड़िए सर, अब आपके पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ये क्या है? सोशल प्रेशर। बच्चा ही नहीं हुआ तुमको? हमारे यहाँ औरतें आती हैं, अल्ट्रासाउंड कराती हैं, बोलती हैं अरे बच्चा ही नहीं हुआ, 5 साल से बच्चा नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो ना हुआ। सोशल प्रेशर। नहीं, उसके इलाज होते हैं, फिर इलाज करा के बच्चे पैदा करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन ये सब क्यों? बिकॉज सोशली उनको लगता है कि अगर बच्चे नहीं है तो हम लोग खाली खाली हैं, कुछ है नहीं। और बाद में जब बच्चे हो जाते हैं, तब वो जी का जंजाल हो जाते हैं। क्योंकि नहीं, इसमें रुकिए, इसको थोड़ा समझिए। बच्चे को हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन की तरफ मूव करे। ऐसे मैं उंगली को मूव कर रहा हूं, ऐसा मूव कर दिया। लेकिन अगर ये उंगली ऐसे हिली जा रही है, रुक नहीं रही है, अबे रुक नहीं, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे, इसको दौरा पड़ गया, इसको एक तरह की वो बोलते हैं हम लोग, बीमारी है, वी कॉल इट एज सीजर, स्मॉल सीजर डिसऑर्डर। कि आपकी उंगलियां बहुत बार ऐसे से हम लोग मूव करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? सीजर बोलते हैं। ऐसी कोई मसल्स अगर फ्रिकल करती है तो सीजर बोलते हैं। तो अगर आप घर में माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, तो आप घर को एक तरह से मिर्गी के दौरे में डाल रहे हैं। मैंने एक बार इतना गुस्सा आया था, मैंने उठा के पत्थर अपने सर पे फोड़ दिया। ये क्या था? ये सीजर था एक तरह का। ये सब कहानी मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है? ये ये एक बार मैं एक लास्ट समरी बोल रहा हूं, इसको सबको लिखना है। वी आर वल्नरेबल फॉर एंगर बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। फिर से बोलेंगे, वेरियस फैक्टर्स, एंड वी नीड टू डिलीट देम स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अभी कुछ देर बाद जब खत्म हो जाए, बोले हाँ सर ने पापा मम्मी की इज्जत करना है, ऐसा कुछ बोला था। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है पापा मम्मी की इज्जत करनी, नहीं। मैंने बोला है पापा मम्मी, एग्जाम्स, करियर, वाइफ, गर्लफ्रेंड, कपड़ा, जूता, हर चीज आपको गुस्सा दिला सकता है। पापा मम्मी उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो आपको वापस और पीट सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। जूता नहीं कर सकता आपको पीट, ठीक है? सो वी आर ऑल, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। क्रिएटिव एंड अनक्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, इट इज पार्ट ऑफ, हमने परसों पढ़ा था ना कि हाउ टू टीच बर्ड्स हाउ टू फ्लाई। बर्ड्स को हम कैसे सिखाएं, आप नहीं थे, हम लोग ने एक चैप्टर चालू किया है। इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ाई दो तरह की होती है। एक जो किताब में पढ़ पढ़ के आप एग्जाम देते हैं, और एक जो आप चीजों को सीखते हैं और समझते हैं। जब आप कॉलेज पास कर जाते हैं तब आपको मालूम पड़ेगा यार उससे कोई फायदा वैसा नहीं है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स परेशान होते रहते हैं। तो कुछ और है जो मैं चाहता हूं आप इसको बैकग्राउंड में रखें, तो इससे आपको टेंशन नहीं आएगी। आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मुझे, मैं सीख रहा हूं। लेकिन अगर इसको बैकग्राउंड में रखें तो अदरवाइज भूल जाएंगे आप। Someone who got a version of point that generalized trial and error has well errors but without much grasp of asymmetry. सॉरी यार, यहां से नहीं चालू करेंगे, कल से चालू करते हैं, ठीक है? सर्च एंड हाउ एरर्स कैन बी इन्वेस्टमेंट। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये एंटी फ्रेजिलिटी का पार्ट है। कोई मुझे बताएगा एंटी फ्रेजिलिटी क्या है? हाँ, एंटी फ्रेजिलिटी मतलब चोट लगने पर और मजबूत हो।
तो हम लोग मजबूत क्यों नहीं होते? बिकॉज हम चोट लगने ही नहीं देते खुद को, हम चोट से अपने आप को एग्जैक्टली कल मैंने पढ़ा था, रिपीट कर दूं थोड़ा सा फिर से। एक बंदा है ग्रेग स्टेम, उसका मेन काम क्या है? समुंदर में, ये पढ़ा था, याद है? चलो इसको फिर नहीं पढ़ेंगे आज, वो लंबा हो जाएगा। क्रिएटिव एंड अनक्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, someone who got a minor version of the point that generalized trial and error has well errors but without much grasp of asymmetry, what since 12 chapter we have been calling optionality is economist Joseph Schopenhauer बोल रहा है कि जनरल जो आदमी को अगर ये समझ में नहीं आएगा कि एरर करने में भी एक तरह की रैशनैलिटी है, हम लोग कोई भी गलतियां करते हैं वो रैंडम नहीं होता। जैसे आपने अगर कुछ मैडम को कहा, गुस्सा किया, ये रैंडम गलती नहीं है, आपको फीलिंग थी कि मैडम मुझसे एक्स्ट्रा गुस्सा करती है, इसलिए आपने उनको ही गुस्सा किया, आपने बाकी टीचर्स को गुस्सा नहीं किया, तो ये रैंडम गलती नहीं होती, ठीक है? He realized that some things need to break for a system to improve. ये इकोनॉमिस्ट थे जोसेफ शुम्पीटर। इनको मालूम पड़ा कि some things need to break for the system to improve. What is labeled as creative destruction? इसको हम क्या बोलते हैं? Creative destruction. A nation developed among so many other ones by the philosopher Karl Marx and concept discovered we will show in chapter 17 by Nietzsche. बोलता है बहुत से देश देखिए जो हैं वो टूट करके और अच्छे बने, अभी हम आगे चैप्टर 17 में पढ़ेंगे। But reading of Schumpner shows that he did not think in terms of uncertainty and opacity. Uncertainty मतलब जिस पक्का ना हो जो, एंड ओपेसिटी मतलब नहीं सुना आपने कभी ना? ओपेसिटी मतलब साफ साफ नहीं दिखाई देना, उसका एग्जैक्टली उल्टा ओपेक बोलते हैं। ओपेक मतलब एकदम डार्क, हाँ धुंधला। बोलता है शोपेनहावर ने भी बहुत अच्छे से इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन इस चीज को इस तरह से समझा नहीं अनसर्टेनिटी के फॉर्म में। ही इज कंप्लीटली स्मोक्ड बाय इंटरवेंशनलिज्म under the illusion that government could improve by fiat, innovate by fiat, something that we will contradict in few pages. गवर्नमेंट पेरेंट्स की तरह है, उनको लगता है कि बच्चों को अगर समझाओ, मारो और किसी तरह से उनको अच्छे नंबर ले आओ तो बच्चे समझदार हो सकते हैं या बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट सोचती है कि ढेर सारा पैसा लगाओ, अच्छे अच्छे लोगों को साइंटिस्ट बना दो, जॉब पे रख दो तो इनोवेशन हो सकता है। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, जैसे लैपटॉप निकल के आया, लेकिन ये गलत है। नॉर डिड ही ग्रास्प द नोशन ऑफ लेयरिंग ऑफ एवोल्यूशनरी टेंशन। मोर क्रूशली बोथ ही एंड हिज डिट्रैक्टर्स, इकोनॉमिस्ट ऑफ हार्वर्ड who thought that he did not know mathematics, missed the notion of anti-fragility as asymmetry effects. Hence the philosopher's stones on which later as the agent of growth, that is they missed half of life. मतलब इन्होंने समझा बहुत कुछ लेकिन इन्होंने भी बहुत कुछ खो दिया। अब अरे ये तो मैंने पढ़ लिया है, चलो ठीक है, नहीं हाँ चाहिए हाँ। Since a very large share of technological know-how comes from anti-fragility. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी, जैसे आप जानते हैं बटन दबाने से इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ वो तो खेल सकते हैं, नहीं पार्ट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क। अब कहाँ होती है वो तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते हैं क्या अभी भी? बताओ अब तक पढ़ा रहे हैं ये कब तक फ्लॉपी? और बताओ बहन, तुम बताओ यार, तुम आज मेन हीरो हो।
मेरा मेरा बर्थडे लेकिन हीरो तुम हो। आप बताओ पूर्वा, क्या क्या होता है कंप्यूटर में? मदरबोर्ड, वेरी गुड। इसी को बोलते हैं आईसी, ये सब चीजों को बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। और ये कैसे आता है? एंटी फ्रेजिलिटी से आता है। द ऑप्शनैलिटी ऑफ ट्रायल एंड एरर। सम पीपल एंड सम इंस्टीट्यूशंस वांट टू हाइड द फैक्ट फ्रॉम अस और डाउन प्ले इट्स रोल। और ज्यादातर लोग बताएंगे नहीं आपको कि बेटा जब खूब अपने गेमों से ऐसे तोड़ तोड़ के खेलोगे ना तो तुम इनोवेट कर पाओगे, नहीं तो आप क्या करेंगे? स्कूल नहीं जाएंगे आप, घर पे बैठ के टीवी खोलेंगे, कंप्यूटर खोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं कंप्यूटर खोलो मत, जाके कंप्यूटर के बारे में पढ़ो, फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ो, फ्लॉपी डिस्क के नाम सीखो। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो जो इनोवेशन हुए हैं वो तोड़ फोड़ करके हुए हैं, ट्रायल एंड एरर से हुए हैं, और ये सब लोग छुपाते रहेंगे आपसे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कंसिडर द टू टाइप्स ऑफ नॉलेज। द फर्स्ट टाइप इज नॉट एग्जैक्टली नॉलेज, इट इज एम्बिगुअस। ये हमने डिस्कस किया था। एम्बिगुअस मतलब जिसको आप कहते हैं सर यही तो बता नहीं सकते कि इन क्लासेस में आके क्या फायदा होता है। अगर आपसे कोई पूछता है फिर जाओगे, हाँ क्या करोगे वहां जाकर? सर ने बड़ी अच्छी पिक्चर दिखाई थी, बैठो चुपचाप। नहीं सर लेकिन वो शाहरुख खान की पिक्चर नहीं थी। हेलो। तो पहली वाली जो जानकारी है, द फर्स्ट टाइप इज नॉट एग्जैक्टली नॉलेज, इट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्लियर नहीं है। एम्बिगुअस कैरेक्टर प्रिवेंट्स अस फ्रॉम एसोसिएटिंग विथ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ नॉलेज। इसलिए कोई बोलेगा कि बताओ बेटा तुमने आज सुबह से लेकर शाम तक साइकिल चलाया, क्या सीखा? तो साइकिल चलाना सीखा। आज तुमने लड़ाई की तो क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कैसे एक बदतमीज आदमी को सबक सिखाते हैं। लेकिन सीखा क्या? नहीं बता पाएंगे आप। It is a way of doing things that we cannot really express in clear and direct language. It is sometimes called as, इसको याद कर लीजिएगा, ये वर्ड बहुत नया है, किसी स्कूल के टीचर को बहुत ही कम आता होगा, मुझे भी नहीं आता था। एपोफैटिक। क्या बोलते? एपोफैटिक। वाह वाह कितना अच्छा वर्ड है यार, कान में शक्कर आ गए ना। एपो, फिर से आप भी बोलिए, आनंद लीजिए। वो पिक्चर थी एक, देखा आपने? चुपके चुपके देखा है? उसमें धर्मेंद्र होता है ड्राइवर, नकली ड्राइवर बना होता है। तो उसको ओम प्रकाश बोलता है, अरे प्यारे मोहन तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तो बोलता है सर खड़े खड़े कुछ नहीं कर रहा हूं, आके आके खड़ा हुआ हूं। तो आके आके दो बार क्यों बोला? बोलता है आपने जब खड़े खड़े दो बार बोला तो मुझे बहुत आनंद आया, इसलिए मैंने आके आके दो बार बोलकर उसका आनंद ले लिया। तो एपोफेटिक मतलब ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई नॉलेज जो आप बता ना सकें किसी को, बट दैट वी डू नेवरदलेस एंड डू वेल। फिर भी हम चीजों को सीखते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। द सेकेंड टाइप इज मोर लाइक वॉट वी कॉल नॉलेज, और दूसरे वाले को नॉलेज बोलते हैं। इट इज वॉट यू एक्वायर इन स्कूल। ये वही है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द एरर ऑफ नाइव रैशनलिज्म। नाइव मतलब बचकाने, बेचारे। इसलिए ये वर्ड पेरेंट्स के लिए मैं बार बार यूज करता हूँ, बेचारे हैं, नाइव है। उनको लगता है बच्चों को सुधार तो हमको मत सुधारो। लेकिन पता है एक हमारे मानस मुकुलदास जी हैं, एंड ही सेज समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी। ही सेज अगर आपने बच्चे को हेल्प कर दिया और बच्चा मैच्योर हो गया, उसकी वजह से पूरी फैमिली मैच्योर हो जाएगी। आपने कहानियां सुनी होंगी, प्रहलाद। प्रहलाद जो है वो, उसने भगवान विष्णु से क्या मांगा था पता है? उसने कहा था मेरी सारी पीढ़ी को तार दो, पापा को और सब लोगों को। वो ऐसा नहीं है कि ऐसा करके तार दिया होगा, वो इंटेलिजेंट हो गया होगा, फिर उसके बच्चे ठीक हुए होंगे, उसके बच्चे ठीक हुए होंगे। तो उस तरह से पीढ़ी पीछे नहीं ठीक करते, आगे की पीढ़ी को ठीक करते हैं। तो ये एरर ऑफ नाइव रैशनलिज्म लीड्स टू ओवर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ नेसेसिटी ऑफ सेकेंड टाइप, एकेडमिक नॉलेज। इसी वजह से, अरे आप दोनों एक ही कुर्सी। तो चूंकि लोग नाइव रैशनलिज्म, रैशनलिज्म मतलब 1+1 = 2, ये रैशनलिज्म है। तो ऐसे ही आपको प्रूव करेंगे, देखो तुमको 1+1 करना 2 आ गया, 2+2 4 आ गया, स्क्वायर रूट निकालना आ गया। लेकिन जब पापा लोगों से पूछो तुम्हें स्क्वायर रूट निकालने आता है? नहीं आता। उससे कुछ फायदा नुकसान होता है? नहीं होता है। तो हमको क्यों सिखा रहे हो? मारेंगे झापड़। इसी को बोलते हैं नाइव रैशनलिज्म। वो हमको सिखा रहे हैं ऐसी चीजें जो शायद हम कभी यूज नहीं करेंगे। एंड डिग्रेडिंग द अनकोडिफाइबल, मोर कॉम्प्लेक्स, इंट्यूटिव एंड एक्सपीरियंस बेस्ड टाइप। और इसकी वजह से दूसरा वाला को हम डिग्रेड कर रहे हैं। मतलब
पहले वाला जब आप बताएंगे कि क्लास में 10 अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो जो बच्चे पीछे बैठ के शैतानी कर रहे हैं उसको आप शैतान बोल देंगे। वो शैतान नहीं है, वो बोर हो रहे हैं और अपने आप को एंजॉय करना जानते हैं। भाई बात तो सच्ची है, ये उसको भी समझदारी है। देयर इज नो प्रूफ अगेंस्ट द स्टेटमेंट दैट द रोल सच एक्सप्लेनेबल नॉलेज प्लेज इन लाइफ सो माइनर दैट इट इज नॉट इवन फनी। इतना कम रोल होता है बोलते हैं आपकी नॉलेज का कि ये हंसी भी नहीं आएगी आपको। ये ऐसा है जैसे स्टूल रखा हुआ है, स्टूल नहीं है तो कुर्सी से काम चला लो। आ गया, 10 मिनट में और खत्म करूंगा। We are very likely to believe that skills and idea that we actually acquired by antifragile doing or that came naturally to us from our innate biological instinct came from book ideas and reasoning। हमको लगेगा कि हमको जो आइडिया आया था ना, जो मैंने इतना अच्छा जॉब किया है, पता है क्यों आया? क्योंकि मैंने स्कूल में एमबीबीएस किया है। ऐसा मानने की हमको इच्छा होती है। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, एक डॉक्टर साहब हैं, वो तो झोला छाप है लेकिन बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हाँ? झोला छाप अच्छी दवाई कैसे दे सकते हैं? इनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा क्यों? उनके पास डिग्री नहीं है, बिना डिग्री के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दवाई देते हैं, लोग ठीक होते हैं। गांव में बेचारे तुम तो जाओगे नहीं वहां पे, तुम तो बड़े डिग्री वाले डॉक्टर हो, गांव में लोग ठीक कर रहे हैं, तो वो तो अपने इंट्यूटिव नॉलेज से सीख रहा है, उसको तो कोई किताब लिखी नहीं उसने। बोलता है प्लीज, आई रिसेंटली लुक्ड फॉर डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखा। जब बोलता है टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन सुनिए, टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? मोस्ट टेक्स्ट डिफाइन इट एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू एप्लीकेशन, मतलब जो जानकारी आपके पास है उसको किसी काम में लगाना। लेकिन leading us to believe in a flow of knowledge going chiefly even exclusively from lofty science to lowly practice। मतलब ग्रेट साइंस की जानकारी हमको हो गई, अब हम इसको किसी प्रैक्टिकल में लगाएंगे। लोली प्रैक्टिकल, लॉफ्टी महान साइंस, कुछ कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। रुकिए, so in the corpus the knowledge is presented as derived from the following manner। आपको बताया जाएगा नॉलेज कैसे आता है। पहले बेसिक रिसर्च, उससे साइंटिफिक नॉलेज, विच इन टर्न जनरेट्स टेक्नोलॉजी, फिर इससे टेक्नोलॉजी आएगी। पहले हम रिसर्च करेंगे, भाई आपने ले लिया केमिकल, पोटेशियम ले लिया, सोडियम ले लिया, उनको ऐड किया तो उससे कुछ बना, हाँ ये रिसर्च हुआ, उससे टेक्नोलॉजी बनी। आपने एसिड बना दिया, फिर एसिड को आपने डाला किसमें, मान लो एक मशीन में डाल दिया और वो मशीन चल गई, तो ऐसे ही माना जाता है। The payoff from the investment in basic research will be partly directed to more investment in basic research। इसलिए गवर्नमेंट बोलेगी देखो रिसर्च सही हुआ है ना, सब बड़े बड़े मशीनें बनी हैं, तो रिसर्च में और पैसा लगाओ। And the citizen will prosper and enjoy the benefits of knowledge derived from wealth with Volvo cars and ski vacations। This is called Baconian linear model। इस चीज को बोलते हैं बेकोनियन लीनियर मॉडल। मतलब पहले रिसर्च, उसके बाद टेक्नोलॉजी, फिर एप्लीकेशन, कोई मशीन बने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडल। आफ्टर द फेमस फिलोसोफर ऑफ साइंस फ्रांसिस बेकन, आई एम अडैप्टिंग दिस रिप्रेजेंटेशन बाय साइंटिस्ट टेरनेस केली, हु क्रूशियली एज अ बायोकेमिस्ट इज प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट नॉट अ हिस्टोरियन ऑफ साइंसेस। ये कह रहे हैं कि असल में आपको जानकारी सचमुच चाहिए कि ज्यादातर जो मशीनें निकल के आई हैं वो कैसे बनी हैं, तो आप हिस्टोरियंस को पढ़िए, ना कि साइंटिस्ट्स को। हाँ अभी मैं भी आता हूं। आपको जानना है कि चीजें कैसे बनी हैं, इनोवेशन कैसे हुआ है, तो डोंट रीड बुक्स ऑफ साइंटिस्ट्स, यू शुड रीड द बुक्स ऑफ हिस्टोरियंस ऑफ साइंस। जो साइंटिस्ट नहीं है वो खाली जानना चाहते हैं चीजें कैसे इवॉल्व हुई। मैंने अभी मंगाई किताब, करीब 800-900 की है, उसमें जो बेस्ट आइडियाज दुनिया के हैं उन सब की हिस्ट्री दी हुई है। हु क्रूशियली एज अ बाइक, हाँ उसमें लिखा है एकेडेमिया, नहीं सॉरी, वाइल दिस मॉडल मे बी वैलिड इन सम वेरी नैरो बट हाईली एडवर्टाइज्ड इंस्टेंसेस सच एज बिल्डिंग एटॉमिक बॉम्ब। उसमें क्या दिया है बेकोनियन मॉडल में? एकेडेमिया मतलब पढ़ाई,
अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिस, ये है मॉडल। लेकिन ये बहुत ही कम जगहों पर अप्लाई होता है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब बनाने में। लेकिन बाकी सब जो काम की चीजें बनाने में, वो अलग मॉडल है। वो मॉडल क्या है? वो है रैंडम थिंकिंग, कुछ भी सोचो, कुछ सीखो, इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक याद है, मैंने डिस्कस किया था परसों नरसों, वर्ड, बहुत मुश्किल वर्ड, ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक मतलब आप साइकिल चला रहे हैं और गिर, पहली बार चला रहे हैं, तो चलाते चलाते 2 सेकंड के लिए आपने बैलेंस कर लिया, तो आप जान गए कैसे इसको करते हैं। आप कोई पूछेगा कैसे करते हैं, ना बाएं गिरो ना दाएं गिरो, नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन इसको ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। हम समझ रहे हैं, दिमाग से समझ रहे हैं। तो पहले रैंडम थिंकिंग, उसके बाद ह्यूरिस्टिक, उसके बाद प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर से रैंडम टिंकरिंग। इसको ऐसे करें तो आपने बैलेंस करना सीख लिया, अब थोड़ा सा टेढ़ा करके बाएं तरफ, और पता है कभी कभी क्या होगा, बाएं गिरोगे फिर भी नहीं गिरोगे। बैलेंसिंग कैसे होती है? बैलेंसिंग ऐसे होती है ना, तुम चलाते चलाते थोड़ी टेढ़ी कर लो साइकिल, लेकिन गिरेगी नहीं। ऐसे हो सकता है? ऐसे होता है कभी? टर्न में होता है, हाँ। लेकिन इसको अगर थियरी में कोई समझाने की कोशिश करे और बोले देखो साइकिल जब चलाओगे ना, शुरू शुरू में बैलेंस करना पड़ेगा स्ट्रेट 90 डिग्री, लेकिन धीमे धीमे बाद में तुम 70 में भी गिरोगे नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। बट दिस इज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये कह रहा है फिर ह्यूरिस्टिक आएगा एंड फाइनली प्रैक्टिस एंड अप्रेंटिस। और ये सब चीजें बाद में लोग लिखना शुरू करते हैं, और उससे बनता है हमारा स्कूल, कॉलेज और बड़ा बड़ा बिल्डिंग। फिर हमको रटाया जाता है। इसीलिए बच्चे गलत नहीं बोलते हैं कबीरदास तो मर गए लिख लिख करके, वो तो भजन करते करते मर गए और हमको रटाया जा रहा है। आप जब सुनेंगे, मीरा मीरा का भजन मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं भी जब सुनता था मुझे बड़ा मजा आता था। उसमें लिखा है, एक सेंटेंस है, भगवान न करें कभी किसी के माँ बाप सुने, उसमें लिखा हुआ है, लाज शरम कुल की मर्यादा सर से दूर करी। मतलब घर की लाज शर्म सब कुछ दूर कर दिया। मम्मी बोलते हैं इस शर्म एकदम हया पीक कर खा गई है। मुझे सुनता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मम्मी इसे गाली दे रही है मुझको। नहीं, मम्मी की गाली की उसमें तो गुस्सा आता था, लेकिन जब भजन सुनता था मुझे लगता मीरा मीरा भी ऐसी महसूस करती थी। तो कहीं ना कहीं मैं भी संत टाइप का आदमी हूँ। देखिए देखो, मैंने भी लाज शर्म घर की खत्म कर दी है। ये अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। नहीं, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ एक तरफ आपको नंबर इकट्ठे करने हैं, पढ़ाई करनी है, और दूसरी तरफ आपको सोशली बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ऐसे ही माँ बाप को चलाना सीखना पड़ेगा। उनको कम से कम गुस्सा आए, उनके गुस्से को पहले भांपना। फादर मुझे इशारा करते हैं, मैं पिछले 2 हफ्ते से फादर के पीछे पड़ा हूं कि अगले साल कमजोर बच्चों को अलग सेक्शन बनाए और तेज बच्चों को अलग सेक्शन बनाए। फादर का साफ साफ मना है। 2 बार जब मैंने मना देख लिया, तीसरी बार मैंने बंद कर दिया उनसे रिक्वेस्ट करना। फिर भी अगर पीछे पड़ा रहूंगा, इसका मतलब मैं नौकरी छोड़ने वाला हूं, मुझे धक्का मारा जाएगा। इसी तरह से माँ बाप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इसको आप कुत्ते की तरह और उस रास्ते जाएं ना, बचें उनसे। क्योंकि जो बच्चा पिट रहा है माँ बाप से, इसका मतलब उसने हद पार कर दी है। हाँ, पिटाई हद पार करने से ही होती है, और हद पता नहीं क्यों पार करते हैं हम लोग, सूंघ ही नहीं पाते माँ बाप को गुस्सा कब आ रहा है। तो सूंघना शुरू करें। कल फिर मिले। आज का समरी क्या है? वी गेट एंग्री बिकॉज ऑफ, एंड वी हैव टू स्लोली डिलीट दिस प्रोग्राम ऑफ एंगर। ये कैसे करेंगे? इसके लिए छोटा सा एक्सरसाइज चालू करेंगे आप लोग। जो भी आज जाकर के जो भी इंसिडेंसेस आपको बहुत गुस्से वाली आई हो, उसको लिखेंगे मेरे लिए एक कागज पे। उस समय जो इंसिडेंस हुआ उसको लिखने की कोशिश करें। सर उसने मुझे गाली दी थी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, फिर मैंने भी उसको मारने की कोशिश की थी। जस्ट अपनी सबसे गंदी से गंदी शक्ल उसमें लिख करके लेकर आए। दिस विल गिव यू ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी होती है जब गुस्सा आता है शरीर में, सब्जेक्ट है आप, और ऑब्जेक्ट मतलब आप गुस्से से अलग हो गए हैं, अब गुस्सा आपका ऑब्जेक्ट है और आप उसको लिख रहे हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जब आती है तो आपका कंट्रोल गुस्से के ऊपर धीमे धीमे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग मिले। ठीक, थैंक यू।